पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में 1944 में जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए जून 6 1944 को अलाइड फोर्सेस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रांस से नॉर्मंडी में आ गई थी। फिर 22 जून को ऑपरेशन बाग्रासियो लॉन्च हो गया था ईस्टर्न फ्रंट पे, जब स्टालिन की फोर्सेस ने बड़ा काउंटर अटैक किया था आर्मी ग्रुप सेंटर पे। तो वेस्टर्न फ्रंट ईस्टर्न फ्रंट दोनों के लिए जून का महीना इंपॉर्टेंट था। और पैसिफिक फ्रंट पे भी जून के महीने में एक बहुत बड़ा कैंपेन हुआ था जिसको मैरियानास कैंपेन कहते हैं। तो इस वीडियो में जो मेरी इस पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड नंबर 58 है, हम बात करेंगे मैरियानास कैंपेन के बारे में और बैटल ऑफ द फिलीपीन सी के बारे में। कहानी शुरू होती है साल 1944 से। इस समय तक अमेरिकन फोर्सेस बहुत सारे जो पैसिफिक के छोटे छोटे आइलैंड्स थे उनको कैप्चर कर चुके थे। उन्होंने सोलोमन आइलैंड से हटा दिया था जापानीज को, मार्शल आइलैंड से हटा दिया था, पापुआ न्यू गिनी से हटा दिया था। तो अब जापानीज फोर्सेस, उनकी जो लीडरशिप है वो बात समझ चुकी थी कि अब यहाँ पे हम लोग रुक तो नहीं सकते। मतलब उनका सारा जो प्लान है अब डिफेंस का हो गया था और वो डिफेंस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस भारी मात्रा में बहुत सारा बॉम्बार्डमेंट कर रही थी पहले इन बीचेस के ऊपर, इन आइलैंड्स के ऊपर, और उसके बाद अपने मरीन्स, अपनी यूएस आर्मी को भेज के ये सारे आइलैंड्स को लोग एक एक करके कैप्चर कर रहे थे। अब जो एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट जो एक एरिया बचा था जो अभी भी जापानीज हाथों में था वो था मारियाना आइलैंड्स। ये पूरा मारियाना आइलैंड जो है अगर आप मैप पे देखोगे तो कुछ छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, साइपैन, गुआम, टिनियन और कुछ और। यूएस नेवी के एडमिरल निमित्ज बहुत समय से चाहते थे कि ये मारियाना आइलैंड पे ऑपरेशन फोरेजर लॉन्च किया जाए और इसको कैप्चर किया जाए, क्योंकि एक बार मारियाना आइलैंड के सारे जो आइलैंड्स हैं वो हाथ में आ गए तो आप बॉम्बिंग कर सकते हो ताइवान पे, फिलीपीन आइलैंड्स पे और अल्टीमेटली जापान में। आप टोक्यो पे बॉम्बिंग कर सकते हो अगर मारियाना आइलैंड्स आपके हाथ में आ गया, क्योंकि ये आइलैंड इतना नजदीक था जापान के कि आप अपने यहाँ से B-29 सुपर फोर्ट्रेसेस प्लेन्स लॉन्च करोगे, वो जाएंगे बॉम्ब करके वापस भी आ सकते हैं, इतनी उनकी रेंज थी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था जापानीज लोगों के लिए कि कुछ भी करके ये आइलैंड्स उनके हाथ से ना जाए, क्योंकि ये अगर आइलैंड हाथ से गया तो अब डायरेक्टली जापान पे अटैक होने वाला। तो चलिए अब एक एक करके इन आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे साइपैन के बारे में। ये जो आइलैंड था इसको जापानीज फोर्सेस एक फोर्ट्रेस आइलैंड मानते थे। मतलब इस पे इन्होंने इतना डिफेंस बना कर रखा था, यहाँ पे इतने यहाँ पे जापानीज ट्रूप्स थे, वहां पे बहुत सारा इक्विपमेंट भी था उनका। उनको ये श्योर था कि इस आइलैंड को अमेरिकन लोग ले नहीं पाएंगे आसानी से। उन्होंने बहुत सोल्जर्स वहां पे रखे हुए थे और इस पूरे आइलैंड पे जितनी भी जापानीज फोर्सेस थी उनके जो कमांडर्स थे, आर्मी के कमांडर और नेवी के कमांडर, ये दोनों सेम रैंक के थे। तो यहाँ पे जो जापानीज आर्मी थी उनको कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल साइतो और नेवी के कमांडर थे वाइस एडमिरल नगुमो। नगुमो दरअसल मिडवे की बैटल में अमेरिकन फोर्सेस से हारे थे, तो उनकी रेपुटेशन पे एक तरह से दाग लग गया था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे जितनी भी जापानीज फोर्सेस हैं उनके कमांड डिसीजंस नेवी और आर्मी दोनों के लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल साइतो, क्योंकि वो इतनी बड़ी लड़ाई में अमेरिकन से हारे नहीं थे। अमेरिकन भी इस बात को जानते थे कि साइपैन का आइलैंड कितना इंपॉर्टेंट है जापानीज लोगों के लिए। तो उनको जो इंटेलिजेंस मिली थी कि जब उनकी ट्रूप्स लैंड करेंगे तो इतने सोल्जर्स वहां पे होंगे, उससे डबल जापानीज सोल्जर्स वहां पे थे, तो इसलिए शुरू में लैंडिंग में उनको भी प्रॉब्लम हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल साइतो इस बात को जानते थे कि अगर ये आइलैंड हमारे हाथ से निकला तो भाई यहां से फिर बॉम्बिंग कैंपेन स्टार्ट करेंगे वो लोग टोक्यो के लिए, तो किसी भी कीमत पे इस आइलैंड को हमको प्रोटेक्ट करना है। तो फिर मारियाना कैंपेन का जो डी डे था वो था 15 जून साल 1944 का। इस दिन 2nd और 4th मरीन डिवीजन जो थे आर्मी के वो लैंड किए साइपैन के बीचेस पे। 20 मिनट में लगभग 8000 अमेरिकन ट्रूप्स लैंड किए, बहुत हैवी फायर के बीच में। अमेरिकन फोर्सेस का यहां पे कैजुअलिटी रेट 10% था और अगले दिन होते होते उन्होंने इस अपनी लैंडिंग्स को सिक्योर कर लिया। अब जब जापानीज लोग जान गए कि भाई इन्होंने लैंडिंग तो कर ली सक्सेसफुली, तो उन्होंने फिर काउंटर अटैक करना शुरू किया उनके बीच हेड पे, और सारे जो काउंटर अटैक कर रहे थे जापानीज फोर्सेस वो फेल हो रहे थे। अब जब जापानीज लोग इस बात को समझ गए कि यहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स आ चुके हैं, उनका बीच हेड अब सॉलिड है, उनको हम ऐसे हटा नहीं सकते, तो जापानीज ट्रूप्स ने पीछे 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 हटना शुरू किया। अब देखिए ये एक आइलैंड है, तो अब आइलैंड में कितना ही पीछे हटोगे, तो हटते हटते फाइनली वो लोग एकदम आइलैंड का जो एकदम उत्तरी किनारा था वहां पे आके सारे जापानीज ट्रूप्स इकट्ठा हो गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि आगे थे अमेरिकन और पीछे उनके था समुद्र, तो कहीं और जा नहीं सकते। तो 5 जुलाई को जब एकदम कोने में हो चुके थे जापानीज ट्रूप्स, उन्होंने पूरे वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा बैंजाई अटैक किया। बैंजाई अटैक मतलब जापानीज लोगों का उस समय यह मानना था कि डेथ बिफोर डिसऑनर, मतलब हमारी जान चली जाए बट हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने बहुत भारी अटैक किया, एक चार्ज किया, फ्रंटल चार्ज। मतलब सामने सारे अमेरिकन फोर्सेस हैं, उनके पास मशीन गन्स हैं, उनके पास सारा इक्विपमेंट है, उनके ऊपर आप डायरेक्टली आगे भाग के अपनी तलवार लेके उनके ऊपर अटैक कर रहे हो। इसको बैंजाई अटैक कहते हैं।
और ये अभी तक के पूरे कैंपेन का सबसे बड़ा बैंजाई अटैक था, जब बहुत भारी मात्रा में सैकड़ों जापानीज फोर्सेस टूट पड़े सामने से अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर। बट एक बैंजाई अटैक अपने आप में एक सुसाइड अटैक होता है, तो जानते थे कि वो बच तो नहीं सकते। तो जब यहां पे इतने सारे सोल्जर्स चार्ज कर रहे थे अमेरिकन लाइंस को और मारे जा रहे थे, उसी समय इनके दोनों कमांडर्स लेफ्टिनेंट जनरल साइतो और वाइस एडमिरल नगुमो, ये दोनों अपने अपने बंकर्स में इन्होंने सुसाइड कर लिया। और 4 दिन के बाद यूएस फोर्सेस ने डिक्लेयर कर दिया कि इस आइलैंड को उन्होंने सिक्योर कर लिया। इस पूरी लड़ाई में 23,000 जापानीज फोर्सेस की जान गई और उसके जवाब में लगभग 3,500 अमेरिकन फोर्सेस। तो आप देखिए कितना भारी अंतर था कैजुअलिटी रेट में। वो इसलिए था क्योंकि जापानीज फोर्सेस खुद अपने आप को फेंक रही थी अमेरिकन फोर्सेस की बंदूकों के सामने, वो खुद मरना चाह रहे थे। इतने सारे सोल्जर्स यहां पे जान गई, बट फिर भी अभी और ब्लड शेड होना बाकी था। यहां पे जो सिविलियंस थे साइपैन में, उनको ये बताया गया था कि जब अमेरिकन लोग आएंगे, अगर उन्होंने इस आइलैंड को जीत लिया तो आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा। इसीलिए जब ये कंफर्म हो गया कि भाई ये लोग जीत चुके हैं यहां पे, तो बहुत सारे सिविलियंस जो थे साइपैन के, बड़े बूढ़े बच्चे भी यहां तक की, और माएँ जिनके पास बच्चे थे, उन्होंने जाके क्लिफ्स पे गए, मतलब खाइयों के पास गए और कूदना शुरू कर दिया। कितने नौजवान, कितनी औरतें और कितने बच्चे जाके कूद गए नीचे, क्योंकि उनको कैप्चर नहीं होना था अमेरिकन फोर्सेस के हाथों। बट फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जो अमेरिकन ट्रूप्स थे, उन्होंने जाके इन लोगों को रोका, उनको सुसाइड करने से रोका, और अनाउंसमेंट हुई पूरे आइलैंड पे लाउड स्पीकर पे कि हम आपके साथ कोई जाति नहीं करेंगे, कुछ परेशान नहीं करेंगे आपको। और आज भी इस आइलैंड पे 2 ऐसे पॉइंट्स हैं, बैंजाई पॉइंट और सुसाइड पॉइंट, जिसको एज अ मेमोरियल माना जाता है कि यहाँ से इतने सारे सिविलियंस कूद गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस ने उस आइलैंड को जीत लिया था। पूरे मैरियाना कैंपेन में साइपैन की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट उससे ज्यादा और शायद पूरे कैंपेन की सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई थी द बैटल ऑफ द फिलीपीन सी। जब 1941 में जापानीज फोर्सेस ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, तो उस समय उस पूरे पैसिफिक के एरिया में उनके पास जो 0 फाइटर्स थे, उनसे अच्छे कोई फाइटर्स नहीं थे। ये हल्के प्लेन्स थे और इनका आर्मर पतला था, इसी वजह से ये डॉग फाइट्स में बहुत ही कमाल के थे, तेज मूव करते थे, तेज भागते थे और उनको मैन्यूवर करना आसान था। बट 1944 में ये कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। अब ये 0 फाइटर्स आउटडेटेड हो चुके थे। देखिए वॉर टाइम में ये होता है, ये टेक्नोलॉजी इतनी तेज इंप्रूव करती है कि आज अगर आप सोचो तो कोई प्लेन है, कोई मिसाइल है, इसको अगर अपग्रेड करना है, बेहतर बनाना है, तो 10, 15, 20 साल लगते हैं। बट वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई थी, तो सिर्फ 3 साल में 0 फाइटर से काफी अच्छे फाइटर प्लेन्स अब अमेरिकन के पास थे। ये थे F-65 हेलकैट प्लेन्स, और इनका आर्मर बहुत मजबूत था और ये तेज भी मूव करते थे। तो अब 0 फाइटर्स को आसानी से अमेरिकन मार पा रहे थे। इसके अलावा जापानीज फोर्सेस के पास एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या थी कि उनके पास अब एविएटर्स, पायलट्स उनके खत्म हो गए थे। इतने पायलट्स की जान गई थी अभी तक के पैसिफिक वॉर में कि वो जानते थे कि उनके पास प्लेन्स तो बचे हैं कुछ, एक तो प्लेन्स भी आउटडेटेड हैं, बट जो थोड़े बहुत प्लेन्स बचे भी हैं उनको मैन करने के लिए अच्छे पायलट्स भी नहीं है। तो 18 जून साल 1944 को जब साइपैन में लैंडिंग्स हो रही थी और वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स पहुंच रहे थे, उसी समय उन आइलैंड से थोड़ा दूर एडमिरल ओजावा ने देखा कि यहाँ पे एक अमेरिकन फ्लीट है। तो अगर ओजावा चाहते तो अपने प्लेन्स को लॉन्च करते और यहाँ पे जो यूएस की फ्लीट थी उनकी नेवी पे अटैक करते, बट उन्होंने सोचा कि ये रात का टाइम है, अगर मैंने अटैक किया भी तो मेरे प्लेन्स उनको बॉम्ब करके भी वापस लैंड नहीं कर पाएंगे रात के समय, क्योंकि सारे पायलट्स नए नए हैं। तो उन्होंने कहा कि कल अटैक करते हैं, और उन्होंने जब कल अटैक किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिकन फ्लीट थी उनको न्यूज मिल चुकी थी कि ओजावा इसी रीजन में है और वो आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, और वो तैयार हो चुके थे। एडमिरल स्प्रूएंस अमेरिका की तरफ से इस अमेरिकन फ्लीट को कमांड कर रहे थे, और उनको जब पता चला कि यहाँ पे उनके ऊपर अटैक होने वाला है, तो उन्होंने गुआम पे एक अटैक लॉन्च किया। अपने फाइटर्स भेजे अपनी फ्लीट से, और उन्होंने गुआम के आइलैंड्स पे बॉम्बिंग करना स्टार्ट किया, ताकि कुछ प्लेन्स जापानीज लोगों के जो वो इस फ्लीट को अटैक करने के लिए यूज करने वाले थे, उनमें से कुछ प्लेन्स चले जाएं गुआम में इन अमेरिकन प्लेन्स को अटैक करने के लिए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे पायलट्स और उनके प्लेन्स को उन्होंने गुआम के रीजन में बिजी कर दिया। जो पूरी ओजावा के पास जो जापानीज फ्लीट थी यहाँ पे, उस पूरी फ्लीट को उसने ऐसे 2 भागों में बांट के रखा था, और ये दोनों भाग आपस में 100 मील दूर थे एक दूसरे से। पहला जो आगे चल रहा था जो नेवी का वो हिस्सा, उसमें थे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, और पीछे वाले हिस्से में थे 6 एयरक्राफ्ट कैरियर। इसमें से कुछ हैवी कैरियर थे, कुछ लाइट कैरियर थे, और इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी एस्कॉर्ट शिप्स थी।
जब कैरियर्स मूव करते हैं तो अकेले मूव नहीं करते, उनके आसपास हमेशा कुछ शिप्स रहती है जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसमें कुछ बैटल शिप्स थी, कुछ क्रूजर्स थे और कुछ डिस्ट्रॉयर्स थे। इनका काम ये होता है कि कोई भी अगर अटैक आ रहा है तो सीधे उनको एयरक्राफ्ट कैरियर ना मिले, पहले उनको इन एस्कॉर्ट शिप से निपटना होता है। सिमिलरली जो स्प्रूएंस की फ्लीट थी वहां पे, अमेरिकन फ्लीट, उस पूरी फ्लीट को उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड करके रखा था और अमेरिकन लोगों के पास कुल मिला के 11 कैरियर्स थे और उनके साथ भी बहुत सारी एस्कॉर्ट शिप्स थी। तो बैटल ऑफ द फिलीपींस स्टार्ट हुआ 19 जून को। ओजावा ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से 60 प्लेन्स भेजे इस अमेरिकन फ्लीट के ऊपर अटैक करने के लिए। बट जैसे मैंने पहले ही कहा कि अब जो 0 प्लेन्स जो अटैक करने जा रहे थे वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुके थे, पुराने हो गए थे, और जो पायलट्स थे वो भी एकदम नए नए पायलट्स थे। मतलब आप समझो कि कुछ घंटों की, कुछ दर्जन घंटे की ट्रेनिंग करके वो लोग सीधे लड़ाई में आ गए। तो जब ये 60 प्लेन्स पहुंचे अमेरिकन फ्लीट के पास तो उन 60 में से 42 प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया अमेरिकन ने। सोचिए कितना भयंकर कैजुअलिटी रेट है ये। और उसके बदले में जापानीज प्लेन्स सिर्फ 1 हिट स्कोर कर पाए। जब पहली वेव पूरी तरह फेल हुई तो ओजामा ने एक दूसरी सेकंड वेव भेजी, इसमें उन्होंने भेजे 128 प्लेन्स, इसमें भी 97 प्लेन्स डिस्ट्रॉय हो गए और इसमें भी कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ। फिर थर्ड वेव भेजी उसने, इसमें उसने 47 प्लेन्स भेजे और इसमें कैजुअलिटी तो कम हुई थी, सिर्फ 7 प्लेन्स उन्होंने लूज किए थे, बट इसमें भी कोई भी खास सक्सेस नहीं मिली जापानीज फोर्सेस को। और फाइनली फिर ओजावा ने फोर्थ वेव भेजी, इसमें 82 प्लेन्स थे और इसमें से 54 प्लेन्स डिस्ट्रॉय हो गए और कोई भी खास सक्सेस नहीं मिली जापानीज लोगों को। तो 19 जून जब खत्म हुआ तो कुल मिला के लगभग 430 जापानीज प्लेन्स खत्म हो चुके थे और उसके जवाब में अमेरिकन ने सिर्फ 29 प्लेन्स को गंवाया था। कितना बड़ा अंतर है ये, 29 और 430। इसीलिए बैटल ऑफ फिलीपींस में ये जो लड़ाई हुई थी इसको कहते हैं द ग्रेट टर्की शूट। मतलब अमेरिकन के लिए इतना आसान था इन जापानीज प्लेन्स को गिराना कि उनको ऐसा था कि वो खड़े हुए अपनी जगह पर आसानी से टर्की शूट करते ना, गोली मार रहे हो, आसानी से प्रैक्टिस कर रहे हो, वैसा हो गया था सिचुएशन। इतनी बुरी हालत हो गई थी जापानीज लोगों की। और जैसे मैंने पहले ही कहा ये हुआ इसलिए था क्योंकि जापानीज लोगों के पास जो प्लेन्स थे वो पुराने हो चुके थे और जिनके पायलट्स थे वो बहुत नए थे, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ईस्टर्न फ्रंट पे जैसे बैटल ऑफ कर्स्क हुआ था, उस लड़ाई के बाद जर्मनी की जो आर्मर की स्ट्रेंथ थी, उनकी जो ऑफेंसिव ताकत थी कि जोर से अटैक करते थे अपने पैंजर डिवीजन को यूज करके, वो ताकत खत्म हो चुकी थी कर्स्क के बाद। सिमिलरली बैटल ऑफ द फिलीपींस सी के बाद ऐसा कहा जाता है कि जापानीज नेवी की जो एयर सुपीरियरिटी थी, उनके पास जो एयर पावर थी, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसके बाद 21 जून को वहां पे यूएसएस इंटरप्राइज था, अमेरिकन कैरियर था, उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि यहाँ पे एक जापानीज फ्लीट है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर यहां से अमेरिकन ने 216 प्लेन्स को लॉन्च किया और ये प्लेन्स गए उस फ्लीट के पास, बहुत सारी शिप्स को डुबाया और भारी नुकसान किया जापानीज नेवी का। हालांकि इस पूरी लड़ाई में जब अमेरिकन प्लेन्स वापस अपने कैरियर्स पे लौट रहे थे तो बहुत सारे प्लेन्स उनको पानी में डिच करना पड़ा क्योंकि रात का टाइम था, उनका फ्यूल खत्म हो चुका था। बट फिर भी इस लड़ाई में कंप्लीट विक्ट्री हुई अमेरिकन फोर्सेस की। तो जब ये बैटल ऑफ द फिलीपींस खत्म हुआ तो जापानीज नेवी ने 3 कैरियर गवा दिए थे, लगभग 600 प्लेन्स उनके खत्म हो चुके थे और लगभग 3000 सोल्जर्स। और उसके सामने आप देखिए अमेरिकन फोर्सेस का कितना कम नुकसान हुआ था, सिर्फ 1 कैरियर उनका सिर्फ डैमेज हुआ था, डूबा नहीं था वो। उसके अलावा लगभग 120 प्लेन गवाए थे और लगभग 110 लोग उनके मारे गए थे। कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहां पे देखिए। इस फिलीपींस के बैटल में जीत अमेरिकन फोर्सेस की इसलिए हुई क्योंकि उनके पास बेहतर प्लेन्स थे और उनके पास जो पायलट थे वो एक्सपीरियंस थे, वो वेटरन पायलट्स थे। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जब बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं तो इंडिविजुअल ब्रेवरी अगर आपकी, आप बहुत बहादुर हैं, आपके अंदर बहुत जज्बा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास इक्विपमेंट अच्छा नहीं है। तो यही यहां पे जापानीज पायलट्स के साथ हुआ, जापानीज नेवी के साथ हुआ। हालांकि उनके पास बहादुर पायलट, बहादुर सेलर्स थे, बट क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, इनके पास उतनी ट्रेनिंग नहीं थी और इनके पास इक्विपमेंट उतना अच्छा नहीं था, इस वजह से अमेरिकन फोर्सेस ने इनको हरा दिया। इसके बाद अमेरिकन फोर्सेस ने नेक्स्ट लैंडिंग की 24 जुलाई को टिनियन के आइलैंड पे। यहां पे भी अमेरिकन 2nd और 4th मरीन डिवीजन ने लैंड किया और काफी हैवी रेजिस्टेंस मिला उनको, बट उन्होंने इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए लगभग 2 किलोमीटर का एक बीचहेड सिक्योर कर लिया। टिनियन के आइलैंड पे पहली बार अमेरिकन लोगों ने नेपैम बॉम्ब को यूज किया था। ये बॉम्ब जब इसको आप ब्लास्ट करते हो तो बहुत लंबे एरिया में इसका इफेक्ट होता है और आग लग जाती है। और टिनियन आइलैंड्स वही आइलैंड्स थे जिसमें 1945 में अमेरिकन ने यहीं से प्लेन्स लॉन्च करके हिरोशिमा और नागासाकी पे वो एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे। टिनियन आइलैंड्स पे लगभग 2 हफ्ते लड़ाई चली और 2 अगस्त को
अमेरिकन फोर्सेस ने इस आइलैंड को भी सिक्योर डिक्लेयर कर दिया। यहां पे भी जब अमेरिकन की जीत हुई तो कुछ सुसाइड की सिविलियंस ने, बट ये इतनी भारी मात्रा में सुसाइड नहीं हुई थी जितनी सैपान में हुई थी। उसके बाद आती है बात गुआम की। पूरे मारियाना ग्रुप में ये गुआम का आइलैंड बहुत बड़ा है और इसीलिए अमेरिकन चाहते थे कि इस आइलैंड को भी हमको जल्दी से जल्दी कैप्चर करना है। तो 21 जुलाई को यहाँ पे अमेरिकन ने अपने ट्रूप्स को लैंड करवाया और ऑब्वियसली बहुत हैवी रेजिस्टेंस फिर से मिला उन लोगों को और लगभग 2-3 किलोमीटर का उन्होंने बीच हेड सिक्योर कर लिया। उसके बाद बहुत सारे काउंटर अटैक किए जापानीज लोगों ने ताकि ये बीच हेड तोड़ा जाए, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और फिर पहले की तरह जैसे सैपान में हुआ था, उन्होंने पीछे 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 हटना शुरू कर दिया जापानीज लोगों ने, क्योंकि वो सोच रहे थे जितना वो पीछे हटेंगे उतना जंगल का जब टेरेन मिलेगा तो यहाँ पे वो लोग गुरिल्ला अटैक कर सकते हैं आगे बढ़ने वाली अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर। बट यहाँ पे भी अमेरिकन की जीत हुई। 10 अगस्त को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि गुआम अब उनके हाथ में। बट फिर भी कुछ जापानीज ट्रूप्स थे जो जंगलों में इतने अंदर तक चले गए थे कि उनको अमेरिकन पकड़ नहीं पाए और वॉर खत्म होते होते तक भी वो लोग वहां पे थे। और एक बंदा ऐसा था जो 27 ईयर्स तक 1972 तक भी इसी जंगल में छुपा हुआ था। अगर इस जापानीज सोल्जर का आपको नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये हीरो ओनोडा नहीं थे, जिनके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। जो हीरो ओनोडा के ऊपर मेरा जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गुआम की लड़ाई में जापानीज लोगों की कैजुअलिटीज थी लगभग 19,500। उसके सामने अमेरिकन फोर्सेस की कैजुअलिटी थी लगभग 750 के आसपास, जिसमें से डेड सोल्जर्स सिर्फ 1800 थे। तो जब ये अमेरिकन नंबर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी अमेरिकन कैजुअलिटीज हुई उसमें नंबर ऑफ डेड सोल्जर्स कम थे और बाकी वुंडेड सोल्जर्स बहुत ज्यादा थे। इस प्रकार पूरे मैरियानास कैंपेन में अमेरिकन फोर्सेस की जीत हुई और जब साइपैन गिरा, जब वो अमेरिकन कंट्रोल में आ गया, तब फिर जो जापान की जनता थी अब वो प्रॉपर डरने लगे कि अब कभी भी हमारा अंत हो जाएगा, क्योंकि वो जानते थे, उनको बताया गया था कि जो B-29 सुपर फोर्ट्रेसेस थे अमेरिकन के पास, उनकी इतनी रेंज थी कि वो साइपैन से टेक ऑफ करके टोक्यो के सिटी के ऊपर बॉम्बिंग कर सकते हैं और सिविलियंस के ऊपर कॉन्स्टेंटली वो लोग बॉम्बार्डमेंट करके उनको वो लोग टॉर्चर कर सकते हैं। और यही फिर हुआ। इसके बाद साइपैन में एयरफील्ड्स बना दिए अमेरिकन ने और उन एयरफील्ड से यूज करके बार बार हर दिन वो लोग लॉन्च करते थे एयर स्ट्राइक्स। आप समझिए कि ये एयर स्ट्राइक्स इतनी घातक थी कि 10 मार्च 1945 को इस एक दिन जो अमेरिकन फोर्सेस उनके प्लेन्स जब उन्होंने जाके टोक्यो पे बॉम्बिंग की तो लगभग 83,000 सिविलियंस की जान चली गई थी। आप पूरे मैरियानास के कैंपेन में जितने जापानीज सोल्जर्स नहीं मरे थे उससे ज्यादा सिविलियंस टोक्यो में मर गए थे। इस कदर वो लोग बॉम्बिंग कर रहे थे। साथ ही साथ मैरियानास कैंपेन में और साइपैन में हार के बाद जो प्राइम मिनिस्टर टोजो थे जापान के, वो समझ चुके थे कि अब उनका जो सपोर्ट है लोगों का वो डगमगा रहा है। उनकी जो पार्टी थी, उनके जो पार्टी के मेंबर्स थे वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए फिर प्राइम मिनिस्टर टोजो ने 22 जुलाई 1944 को उन्होंने रिजाइन कर दिया। और इसीलिए कहते हैं कि मारियानास की जो लड़ाई थी ये अमेरिकन फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत। ये मेरी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड 58 था। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।